मेंडल सेल लिम्फोमा में 11-14 ट्रांसलोकेशन थी, जिसकी वजह से साइक्लिन D1 ओवर एक्सप्रेस हो रहा था, जो कि एक सेल साइकिल की प्रोग्रेशन का रेगुलेटर है। देन हमने एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा पढ़ा, तो इसमें भी मैच्योर बी सेल का ही ट्यूमर है जो एक्स्ट्रा नोडल साइट को इन्वॉल्व करता है बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो रिजल्ट करती है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, जैसे H. पाइलोरी। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग पीरियड्स तक लोकलाइज रहता है और ये रिग्रेस कर जाएगा जैसे ही इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस जो है वो रिमूव होता है। देन डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जो कि हमने कहा बहुत ही एग्रेसिव क्लिनिकल बिहेवियर रखता है और इसमें हमें लार्ज सेल मॉर्फोलॉजी मिलती है। ये भी एक बी सेल का ही ट्यूमर है, हेट्रोजीनस ग्रुप का, और ये बहुत कॉमन टाइप है लिम्फोमा की। इसमें हमें BCL6 जीन की रीअरेंजमेंट या म्यूटेशंस मिलती हैं और 1/3 जो है वो 14-18 लोकेशन ट्रांसलोकेशन जो BCL2 को इन्वॉल्व करती है, तो 1/3 लोगों में ये भी मिलेगी। तो दोनों तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं, BCL6 एंड 14-18 ट्रांसलोकेशन। उसके बाद बर्किट लिम्फोमा, ये भी वेरी एग्रेसिव मैच्योर बी सेल ट्यूमर है जो कि एक्स्ट्रा नोडल साइट्स से अराइज करता है और नियरली ये ऑलवेज ट्रांसलोकेशन जो इसमें होती है वो MYC प्रोटोऑन्कोजीन की है और ये ट्यूमर जो है एप्स्टन बार वायरस की जो लेटेंटली इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है। देन मल्टीपल माइलोमा है, मल्टीपल माइलोमा में हमें मल्टीपल लाइटिक बोन लीजन्स मिली जो कि एक प्लाज्मा सेल का ही ट्यूमर है और इसके अलावा ये क्यों लीजन्स मिली, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, और इसमें पैथोलॉजिक फ्रैक्चर भी ज़्यादा होते हैं पेशेंट को। न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स जो है ना वो नॉर्मल ह्यूमरल इम्यूनिटी सप्रेस कर देते हैं और पार्शियल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिक्रीट करते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, हमारी किडनी के लिए बिल्कुल ही नुकसानदा होती हैं, जो बेंस जोन्स प्रोटीन्स है। उसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, ये एक अनयूजुअल बी सेल का ट्यूमर है जिसमें मोस्टली रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और स्ट्रोमल सेल्स मिलेंगे हमें। तो मैलिग्नेंट जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं ये माइनर पार्ट ऑफ द ट्यूमर मास बनाते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। ये सारे को हमने अभी समराइज़ कर लिया, तो सारे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होगा माइलॉइड न्यूप्लाज्म्स। माइलॉइड न्यूप्लाज्म अराइज करते हैं हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर्स से और ये टिपिकली राइज देंगे टू द प्रोलिफरेशंस जो कि इन्वॉल्व करती है हमारे बोन मैरो को और ये रिप्लेस कर देंगी नॉर्मल मैरो के एलिमेंट्स को, उनको रिप्लेस कर देती हैं ये वाले न्यूप्लाज्म। तो इसमें जो है 3 ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं माइलॉइड न्यूप्लेजिया की। एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, जिसमें जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं अपने अर्ली स्टेज ऑफ माइलॉइड सेल डेवलपमेंट में, ठीक है, शुरू वाले स्टेज में ही वहीं ब्लॉक कर जाएंगे। तो इमेच्योर माइलॉइड सेल्स जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं ये हमारे बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल एलिमेंट्स को, और इसके अलावा ये हमें फ्रीक्वेंटली सर्कुलेट करते हुए मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड में। AML के बाद दूसरा है माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म। तो ये न्यूप्लास्टिक जो है क्लोन ये कंटिन्यू करता रहता है टू अंडरगो टर्मिनल डिफरेंशिएशन, यानी इसमें अरेस्ट नहीं हो रही, इसमें टर्मिनल डिफरेंशिएशन होएगी लेकिन ये एग्जिबिट करता है इंक्रीज या डिसरेगुलेटेड बस ग्रोथ होगी, इसमें वो ज़्यादा होगी ग्रोथ या ओवर ग्रोथ या डिसरेगुलेटेड। तो कॉमनली जो इस तरह के, तो इसी का नाम भी यही बता रहा है ना, माइलो प्रोलिफरेटिव, ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है। कॉमनली इस तरह की जो है ये एसोसिएटेड होती हैं इंक्रीज इन वन और मोर ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी रेड सेल्स, प्लेटिलेट्स या ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ना इनमें से कोई भी एक या ज़्यादा जो है वो हमें पेरिफेरल ब्लड में इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है। अगला है 3rd नंबर माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ये टर्मिनल डिफरेंशिएशन है लेकिन डिसऑर्डर्ड और इनइफेक्टिव फैशन में हो, डिस्प्लेजिया से यही पता चलता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में जो है डिस्प्लास्टिक मैरो प्रिकर्सर्स बनेंगे और वो पेरिफेरल ब्लड में जो है हमें साइटोपिनियास मिलेंगी, यानी कम हो जाएगा सेल्स का नंबर, ठीक है। माइलो प्रोलिफरेटिव में इनमें से कोई भी सेल का नंबर बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पे हमें पेरिफेरल ब्लड में साइटोपिनियास मिलती हैं क्योंकि जो है वो डिस्प्लास्टिक सेल्स बने हैं। जो टर्मिनल डिफरेंशिएशन हुई है वो डिसऑर्डर्ड हुई है और इनइफेक्टिव फैशन हुई है, ठीक है। तो आल्दो ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देती है। तो डिविजन्स जो है ना माइलॉइड न्यूप्लाज्म की वो समटाइम्स ब्लर है। दोनों माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म जो है ये दोनों
ट्रांसफॉर्म करता है इनटू AML यानी एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया के अंदर ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और कुछ न्यूप्लाज्म में जो है दोनों फीचर्स होते हैं, माइलोडिस्प्लेजिया का और माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म का। तो क्योंकि सारे माइलोइड न्यूप्लाज्म जो है वो अर्ली मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर्स से अराइज करते हैं, तो क्लोज रिलेशनशिप अमंग दीज डिसऑर्डर जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है। ये भी हमें रिकॉग्नाइज करना है कि AML और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है ये ऑफन एसिम्टोमेटिक प्रीकर्सर से अराइज करते हैं, जिसको हम रेफ़र करते हैं एज क्लोनल हेमेटोपोइसिस ऑफ इनडिटर्मिनेंट प्रोग्नोसिस, चिप। इसमें से ये अराइज करते हैं, ठीक है। ये जो एसिम्टोमेटिक प्रीकर्सर है, चिप जो है वो कैरेक्टराइज होता है कि इसमें हमें नॉर्मल ब्लड काउंट मिलता है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्लोनल एक्वायर्ड ड्राइवर म्यूटेशंस इन द माइलोइड सेल्स इन द ब्लड एंड मैरो। यानी एक या ज़्यादा इसमें हमें ड्राइवर म्यूटेशंस मिलती हैं चिप में, लेकिन उसके बावजूद ब्लड और मैरो में जो है ब्लड का काउंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो चिप जो है ना ये प्रोग्रेस करेगा आगे जाके टू ओवर्ट वाइट सेल न्यूप्लाज्म at a frequency of 1% per year and appears to be an important risk factor for the cardiovascular diseases। ठीक है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के भी लिए एक रिस्क फैक्टर है। इरफान मसूद से देखिए, माइलोइड न्यूप्लाज्म एक हेट्रोजीनस ग्रुप है न्यूप्लाज्म का, जिसमें जो कैरेक्टराइज होता है कि इसमें मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है क्लोन ऑफ माइलोइड स्टेम सेल्स की। तो ये क्लासीफाई हुआ है इनटू 3 मेन ग्रुप्स जो हमने पढ़े अभी, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया यानी AML, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। सबसे पहले हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया को डिटेल में देखेंगे। AML ये प्राइमरीली जो है ओल्डर लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी मीडियन एज 50 ईयर्स होती है। ये वेरी हेट्रोजीनस है, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम इसको बिल्कुल उसी तरह रिजेंबल करते हैं जो कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के थे। लिम्फोब्लास्टिक वाले के उसी तरह हैं माइलोइड की तरह के, और ये यूजुअली रिलेटेड है टू द रिप्लेसमेंट हो जाएगी हमारे नॉर्मल बोन मैरो की बाय द ल्यूकीमिक ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट हमें पता है इमेच्योर जो सेल्स होते हैं उनके साथ। तो इसमें जो है फटीग होगी पेशेंट को, पैलार, एबनॉर्मल ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस जो है ये कॉमन है न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट्स में, जो कि टिपिकली प्रेजेंट करते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जैसे उनको सिम्टम आते हैं तो वो कुछ ही हफ्तों में प्रेजेंट करते हैं इन सिम्टम्स के साथ। स्प्लीनोमेगैली और लिम्फेडेनोपैथी ये जनरली जो है ना इसमें कम मिलते हैं, हमें लेस प्रोमिनेंट है देन द ALL। जो भी हम पीछे सारे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म पढ़ के आए हैं उसमें हमने ALL पढ़ा था, तो उसमें ये दो चीज़ें ज़्यादा कॉमन थी ना, यहाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन रेयर ओकेजन्स में एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया जो है वो लिम्फोमा को भी मिमिक कर सकता है, और बाय मैनिफेस्टिंग द डिस्क्रीट टिश्यू मैस सो कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइटिक सार्कोमा। ठीक है, इस AML में हमें ग्रेन्युलोसाइटिक सार्कोमा भी मिल सकता है जो कि एक डिस्क्रीट टिश्यू मास है, यानी हम कह सकते हैं कि AML लिम्फोमा को भी मिमिक करेगा। डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन AML की जो है वो मॉर्फोलॉजिक, हिस्टोकेमिकल, इम्यूनोफिनोटाइपिक और कैरियोटाइपिक फाइंडिंग्स की बेसिस पे की गई है, और इनमें से जो कैरियोटाइप है ये ज़्यादातर मोस्ट प्रिडिक्टिव आउटकम हमें देता है। पैथोजेनेसिस हम देखें, ज़्यादातर जो AML है उनमें जीन्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जीन इनकोड कर रहे होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे नॉर्मल माइलोइड सेल की डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होते हैं, तो उनमें अगर म्यूटेशन आ जाएंगे तो AML हो जाएगा। अब ये म्यूटेशन इंटरफेयर करेंगी डिफरेंशिएशन के साथ माइलोइड सेल की, जिसके नतीजे में माइलोइड प्रीकर्सर यानी ब्लास्ट जो इमेच्योर हैं, इमेच्योर सेल्स वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे मैरो के अंदर म्यूटेशन की वजह से। ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट कौन सी वाली है, 15-17 ट्रांसलोकेशन। ये एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में हमें मिलती है, जो रिज़ल्ट करेगी फ्यूजन हो जाएगी रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फ़ा रारा जीन की जो है वो फ्यूजन हो जाएगी क्रोमोसोम नंबर 17 पे जो होता है उसके ऊपर, 17 के ऊपर इसकी फ्यूजन होगी। और PML जीन, एक रारा जीन है, दूसरा PML जीन जो है उसकी क्रोमोसोम नंबर 15 पे हो जाएगी फ्यूजन। तो जो काइमेरिक जीन बनेगा PML रारा फ्यूजन प्रोटीन, ये ब्लॉक करता है माइलोइड की डिफरेंशिएशन को प्रोमाइलोसाइटिक स्टेज के ऊपर, और प्रोबेबली इन पार्ट बाय इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। इसके
नॉर्मल जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर उनके फंक्शन को ही इनहिबिट कर देता है। रिमार्केबली फार्माकोलॉजिक डोज ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड ATRA अगर हम दें फार्माकोलॉजिकली, जो कि हमारे विटामिन ए का एनालॉग है, तो ये ओवरकम कर सकता है इस ब्लॉकेट को और ये नियोप्लास्टिक प्रोमाइलोसाइट में इंड्यूस करवा देगा कि वो डिफरेंशिएट करें इनटू द न्यूट्रोफिल्स रैपिडली। ठीक है, फिर प्रोमाइलोसाइट जो है फिर न्यूट्रोफिल्स में जल्दी से डिफरेंशिएट कर जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है वो तकरीबन 6 घंटों के बाद एवरेज लाइफ स्पेन के बाद मर जाते हैं। तो ATRA वाला ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं तो ये रैपिडली ट्यूमर को क्लियर कर सकता है, क्योंकि बेशक न्यूट्रोफिल जल्दी जल्दी बन रहे हैं लेकिन वो उनका लाइफ स्पेन ही थोड़ा है, तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो ये जो इफ़ेक्ट हुआ ये वेरी स्पेसिफिक है। AMLs विदाउट ट्रांसलोकेशंस जो होती हैं, जिनमें जो इन्वॉल्व करें रारा को, तो वो ATRA को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। यानी जिनमें रारा वाली ट्रांसलोकेशन नहीं है तो उनको हम ये वाला ATRA विटामिन ए एनालॉग वाला ट्रीटमेंट देंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मोर रिसेंटली अब नोट हुआ है कि कॉम्बिनेशन ATRA का और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का, जो कि एक साल्ट है, इनका ट्रीटमेंट हम अगर दें कॉम्बिनेशन है तो ये इंड्यूस करवा देगा डिग्रेडेशन PML रारा फ्यूजन प्रोटीन की, इसको तोड़ देगा। तो ये इवन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हम खाली ATRA दे रहे हैं उसकी निस्बत। ठीक है, और तकरीबन ये 80% जो है पेशेंट्स में क्योर करवा देता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ATRA और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाईली इफेक्टिव थेरेपी टारगेटेड एट द ट्यूमर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर डिफेक्ट। ट्यूमर स्पेसिफिक एक मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है, उस पर हमने एक हाईली इफेक्टिव थेरेपी दी है, ये इसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली। इसके अलावा अदर वर्क यूजिंग द माइस हैज़ शोन दैट द म्यूटेशंस इन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फाउंड इन द AML आर नॉट सफिशिएंट टू कॉज द डिजीज़। यानी सिर्फ ये म्यूटेशंस काफ़ी नहीं है AML में कि ये डिजीज़ करवा रही हैं। Putative collaborating mutations in the several other tyrosine kinase genes and in the RAS gene has been detected। तो इनमें भी हमें mutations मिली हैं। ठीक है, सीक्वेंसिंग AML जीनोम्स की जो है वो की गई, तो आइडेंटिफाई किया फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस को जो जीन्स में होती हैं, जो म्यूटेशंस यानी एपीजीनोम को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये सजेस्ट करता है कि एपीजेनेटिक अल्टरेशंस मिली हैं हमें। तो एपिजेनेटिक अल्टरेशंस का जो है ना सेंट्रल रोल है AML में, ये हमें सीक्वेंसिंग से पता चला। फॉर एग्जांपल जैसे 15 से 20% जो AML है वो म्यूटेशंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज में है, IDH में। तो इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं ये ऑन्कोमेटाबोलाइट, इनमें मतलब ऑन्कोमेटाबोलाइट सिंथेसाइज होता है म्यूटेटेड IDH प्रोटीन में से, और ब्लॉक करता है फंक्शन एंजाइम्स का जो रेगुलेट करते हैं एपीजीनोम को, और ये इंटरफेयर करेगा माइलॉइड सेल की डिफरेंशिएशन के साथ। इनहिबिटर्स म्यूटेंट IDH के जो हैं अगर हम दें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस ऑन्कोमेटाबोलाइट की प्रोडक्शन को, क्योंकि हम इनहिबिटर्स दे रहे हैं, और ऑफन हम रिमिशंस प्रोड्यूस होंगी। और ये जो है ना पार्टिकुलरली मॉलिक्यूलर सबटाइप है AML का। अब मॉर्फोलॉजी देखें तो डेफिनेशंस के हिसाब से AML माइलॉइड ब्लास्ट या प्रोमाइलोसाइट जो है ये बनाते हैं तकरीबन 20% ऑफ द मैरो, बोन मैरो की सेलुलैरिटी। इसमें हमें माइलोइड ब्लास्ट मिलेंगे या प्रोमाइलोसाइट 20%। माइलोब्लास्ट जो है ये ग्रेन्युलोसाइट के प्रिकर्सर होते हैं। इनमें बहुत ही डेलिकेट सा क्रोमेटिन, न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, 3-5 न्यूक्लियाई होते हैं, और फाइन एज़ोरोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये फिगर देखें तो इसमें अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया दिखाई गई है, जो हम पढ़ के आए हैं अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, इस A फिगर में जो है माइलोब्लास्ट दिखाया गया है, इसमें डेलिकेट सा न्यूक्लियर क्रोमेटिन देखें नज़र आ रहा है, और प्रोमिनेंट इनमें न्यूक्लियोलाई है, और फाइन एज़ोरोफिलिक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है एज़ोरोफिलिक। ये B और C फिगर में फ्लो साइटोमेट्री है जो दिखा रहा है AML। ठीक है, यही वाली AML इसमें दिखाई गई है फ्लो साइटोमेट्री में। ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं स्टेम सेल मार्कर CD34 के लिए, और माइलॉइड लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर CD33 एंड CD15 सबसेट। ठीक है, तो ये मार्कर इन पे हमें मिलते हैं। उसके बाद है और रॉड्स असल में डिस्टिंक्टिव रेड स्टेनिंग रॉड्स होती हैं, जिनका रेड स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो कि माइलोब्लास्ट में या फिर ज़्यादा और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड जो सेल्स हैं उनके अंदर हमें ये रॉड्स मिलती हैं। जैसे अब इनको हम देखें, इस फिगर में ये अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया दिखाया गया है, बोन मैरो एस्पायरेट। नियोप्लास्टिक प्रोमाइलोसाइट्स में एबनॉर्मली कोर्स और न्यूमरस एज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो है वो इसमें यह है कि जो सेल है इन द सेंटर ऑफ फील्ड, इसमें मल्टीपल हमें नीडल लाइक देखें ये और रॉड्स मिल रही हैं। ठीक है, और रॉड्स जो होती है ना ये स्पेसिफिक होती हैं नियोप्लास्टिक माइलोब्लास्ट के लिए, और थस ये बहुत ही हेल्पफुल डायग्नोस्टिक क्लू होती हैं जब ये प्रेजेंट होंगी। तो बाकी जो सब टाइप्स होती हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की, तो उनमें हमें मोनोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट ये हमें प्रीडोमिनेट मिलते हैं, और यहाँ पे जो है और रॉड्स जो है ये हमें डायग्नोस्टिक है। अब AMLs को हमने क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन इसकी इस तरह के डाइवर्स टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, सेल्यूलर लीनिएज, कितनी डिग्री की मैचुरेशन हुई है उस हिसाब से। तो WHO की जो क्लासिफिकेशन है वो इन सारे फीचर्स पे रिलाई करती है और डिवाइड करती है AML को 4 कैटेगरीज में। इस टेबल में देखें WHO AML की क्लासिफिकेशन है। AML विथ रिकरेंट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जिनमें हो, AML विथ मल्टीलीनिएज डिस्प्लेसिया, AML थेरेपी रिलेटेड एंड AML नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड। अच्छा, जो पहली टाइप है रिकरेंट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन वाला AML, तो उसमें डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं। AML विथ इनकी ये ट्रांसलोकेशन होगी, इसमें इन्वर्जन होगी, इसमें भी ये ट्रांसलोकेशन, और वो AML जिसमें NPM1 म्यूटेटेड हो। उसके बाद जो मल्टीलीनियस डिस्प्लेसिया वाला AML है उसमें एक आता है विथ प्रीवियस माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, दूसरा विदाउट प्रीवियस माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। विदाउट वाले की पुअर प्रोग्नोसिस है, लेकिन अगर जिसको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होगा प्रीवियसली तो उसकी और भी ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होगी। इन तीनों की देखिए फेवरेबल है, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है और इसकी वेरिएबल है। फिर जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया थेरेपी रिलेटेड है उसमें एल्काइलेटिंग एजेंट रिलेटेड भी है, तो उसकी भी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, और एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन रिलेटेड जो है वो भी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस के साथ है। फिर है AML नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड। तो ये जो सब क्लासेस हैं ये डिफाइन हुई हैं एक्सटेंट के हिसाब से और टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन कौन सी हुई है, यानी माइलोसाइटिक है या मोनोसाइटिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमें इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस मिलेगी। नंबर 1 AMLs, हमने क्लासिफिकेशन देखी, उसकी डिटेल देखें तो नंबर 1 वो AMLs हैं जो एसोसिएटेड हैं स्पेसिफिक जेनेटिक एबरेशंस के साथ, जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है आउटकम को जो है प्रिडिक्ट करती हैं, और थेरेपी भी हम इसी के हिसाब से गाइड करेंगे कि कौन सी जेनेटिक एबरेशन हुई है। दूसरा वो AML है जिनमें डिस्प्लेसिया मिलेगा। अब ये जो है इनमें बहुत से जो है वो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में से ही अराइज करती हैं। तीसरे AML जो है उनमें जीनोटॉक्सिक कीमोथेरेपी के बाद जो होते हैं। एंड नंबर 4 वो जो कि जिनमें कोई भी फोरगोइंग फीचर लैक होता है, नहीं होता। अब AML जो है इस लास्ट कैटेगरी वाला जो है ना, लैकिंग एनी फोरगोइंग फीचर, इसको अब हमने सब क्लासीफाई किया है प्रीडोमिनेंट लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से और ट्यूमर एग्जिबिट्स के हिसाब से। फिर हम इम्यूनोफिनोटाइप करेंगे जब AML की, तो एक्सप्रेशन इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स की हमें हेट्रोजीनस मिलती है AML में। मोस्ट जो ट्यूमर्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द माइलॉइड एसोसिएटेड एंटीजन। कौन से, जैसे CD13 मिलेगा, 14, 15, 64, 117 किट। ठीक है, अब CD34 जो है ये भी एक मार्कर है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, ये ऑफन हमारे माइलोब्लास्ट के ऊपर हमें मिलता है 34। अब इस तरह के मार्कर जो है ये डिस्टिंग्विश करते हैं AML को ALL से, और इसके अलावा AML को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करते हैं यही मार्कर, मिनिमल डिफरेंशिएशन वाली AML को आइडेंटिफाई करने में। अब हम क्लिनिकल फीचर देखें तो जो पेशेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में, जैसे उनको सिम्टम्स आते हैं और कंप्लेंट्स होती हैं, अनीमिया से रिलेटेड कंप्लेन, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फटीग, फीवर, स्पॉन्टेनियस उनको म्यूकोजल और कुटेनियस ब्लीडिंग होती है, तो ये कंप्लेंट्स के साथ आएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये फाइंडिंग्स बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि ALL में फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरह। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो ब्लीडिंग डायस्थेसिस करवाएगा, कुटेनियस पेटिकिया होंगे, इक्काइमोसिस, सीरोजल हेमरेजेस जो कि लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़ में होंगे और विजरा में,
इसके अलावा म्यूकोजल हेमरेजेस होंगे जिंजिवा में और यूरिनरी ट्रैक में भी कॉमन है। प्रोकोगुलेंट्स और फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स जो है ना वो हमारे ल्यूकीमिक सेल्स में से रिलीज़ होते हैं, स्पेशली AML जिसमें ट्रांसलोकेशन 15-17 है तो उसमें, और ये एग्जबरेट करता है ब्लीडिंग की टेंडेंसी को, ये प्रोकोगुलेंट्स और फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स। तो इन्फेक्शंस जो है ना वो भी फ्रीक्वेंट है, ये ऑफन जो है अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म से होता है जैसे कि फंजाई, सुडोमोनास, ठीक है, और कमेंसल से। साइंस एंड सिम्टम जो होंगे वो रिलेटेड होंगे टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, और यूजुअली ये लेस स्ट्राइकिंग होते हैं AML में देन इन द ALL। लेकिन ट्यूमर्स जिनमें मोनोसाइटिक डिफरेंशिएशन है वो ऑफन इनफिल्ट्रेट कर देते हैं स्किन को, तो ल्यूकीमिया क्यूटिस होगा और जिंजाइवा को। CNS का स्प्रेड भी होता है लेकिन ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू ALL। अब माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है ये डिवास्टेटिंग डिजीज़ है। ट्यूमर्स जो है वो गुड रिस्क कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज़ के साथ जो होते हैं जैसे कि ट्रांसलोकेशन 821 या 16 इन्वर्जन, ये गुड रिस्क वाले जो हैं कैरियोटाइप वाले, इनमें 50% चांस होता है लॉन्ग टर्म डिजीज़ फ्री सर्वाइवल, लेकिन ओवरऑल सर्वाइवल इस तरह के पेशेंट का सिर्फ 15% है। 30% जो कन्वेंशनल थेरेपी के साथ सर्वाइवल है। AML एसोसिएटेड है TP53 म्यूटेशंस वाला, वो भी इमर्ज हुआ है एज अ सब टाइप विद अ पार्टिकुलर पुअर प्रोग्नोसिस। A bright spot is the improvement in the outcome in acute promyelocytic leukemia brought about by the targeted treatment with ETRA and arsenic salt. IDH के इनहिबिटर्स जो है वो भी प्रोड्यूस हुए हैं इंकरेजिंग रिजल्ट के साथ, अपेरेंटली एट्रा की तरह, कि ये भी मतलब डिफ्रेंशिएशन को AML ब्लास्ट की इंड्यूस करवाते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट AML के जो है उनको हम मोर अग्रेसिव अप्रोचेस के साथ भी ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बहुत से पेशेंट में क्यूरेटिव हो सकती है। अब ये पैथोमा से देखें, एक्यूट माइलॉइड या माइलोजीनस ल्यूकीमिया, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है माइलोब्लास्ट की, जो कि याद रखिए 20% से ज़्यादा होगा बोन मैरो में। माइलोब्लास्ट जो है ये यूजुअली कैरेक्टराइज होते हैं कि हमें इनमें पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग मिलती है माइलोपेरोक्सीडेज की, MPO जो है वो पॉजिटिव होते हैं माइलोब्लास्ट। तो नंबर 1 क्रिस्टल्स एग्रीगेट्स माइलोपेरोक्सीडेज के हमें नज़र आएंगे एज अ और रॉड्स, जो और रॉड्स होती हैं जो मैंने आपको दिखाई, इसमें भी देखिए ये 6.6 में ये जो है ये और रॉड है, तो ये असल में माइलोपेरोक्सीडेज की ही बनी होती है। ये हमें मिलेंगी अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में। मोस्ट जो कॉमनली है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये ओल्डर एडल्ट्स में आता है 50 to 60 ईयर, और ये सब क्लासीफाई हुआ है साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के हिसाब से, लीनिएज ऑफ माइलोब्लास्ट के हिसाब से, और सरफेस मार्कर कौन से हैं तो उस हिसाब की इसकी क्लासिफिकेशन है। हाई यील्ड सब टाइप्स में आता है नंबर 1 अक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, नंबर 2 अक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, एंड नंबर 3 अक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। APL यानी एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में ट्रांसलोकेशन 15-17 होगी, जो इन्वॉल्व करती है कि रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की क्रोमोसोम 17 के ऊपर ट्रांसलोकेशन हो गई है, 17 से 15 की तरफ इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई है, ठीक है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की, और RAR यानी रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर डिसरप्शन जो है ये ब्लॉक कर रही है मैचुरेशन को, और प्रोमाइलोसाइट्स जो हैं यानी ब्लास्ट सेल एक्यूमुलेट कर जाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे, एक्यूमुलेट कर जाएंगे इस म्यूटेशन, इस ट्रांसलोकेशन की वजह से। नंबर 2 इसमें अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में जो है ना एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट्स जिनमें न्यूमरस प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होंगे ये बढ़ा देते हैं DIC का रिस्क, डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। अब इसका ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ा था कि आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एट्रा, जो कि एक विटामिन A का डेरिवेटिव है, इसके साथ हम करेंगे, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा उन एल्टर्ड रिसेप्टर्स के साथ और ब्लास्ट को कॉज करवाएगा कि वो मैच्योर हो, और फिर इवेंचुअली ब्लास्ट सेल डाई कर जाएंगे, यानी मैच्योर होकर न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, फिर न्यूट्रोफिल्स 6 घंटे बस जिंदा रहते, फिर वो डाई कर जाएंगे, तो ट्यूमर जो है इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया दूसरी टाइप है, इसमें जो है मोनोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होगी, इनमें माइलोपेरोक्सीडेज नहीं होगा, यानी और रॉड्स भी नहीं होगी। नंबर 2 जो ब्लास्ट है वो कैरेक्टरिस्टिकली हमारे गम्स को इन्फिल्ट्रेट करता है। देखिए इसमें 6.7 में अक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है जिसमें है गम्स की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है मोनोब्लास्ट से। तीसरा अक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है,
तो इसमें मेगा कैरियो ब्लास्ट की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, MPO इसमें भी नहीं होगा। और इसकी डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन है, यूजुअली ये 5 साल की उम्र से पहले हमें मिलता है। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि AML जो है ये आल्सो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया से भी अराइज कर सकता है। जैसे किसी को अगर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो तो उसको भी अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया हो सकती है, स्पेशली अगर किसी का पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स के साथ एक्सपोजर हुआ हो या रेडियोथेरेपी से, तो उनको भी AML हो सकता है। नंबर 1, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो यूजुअली प्रेजेंट करते हैं, साइटोपिनिया होती है इनमें, हाइपर सेलुलर बोन में हो जाता है और एबनॉर्मल मैचुरेशन होती है सेल्स की। ब्लास्ट का काउंट जो है वो 20 से कम होता है, इंक्रीज ब्लास्ट होते हैं लेकिन 20 से कम। दूसरा ये कि मोस्ट पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से मर जाते हैं, जबकि कुछ जो पेशेंट है वो प्रोग्रेस कर जाएंगे अक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ, यानी उनका माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम आगे जाके ल्यूकीमिया बन जाएगा। दैट्स इट। माइलोइड न्यूप्लाज्म हम कर रहे थे, अक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया इरफान मसूद से। देखिए ये रैपिडली प्रोग्रेसिव माइलोइड न्यूप्लाज्म है जो कि 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज में होता है और ये ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है एडल्ट्स का। क्लिनिकल फीचर ये है कि बोन मैरो में मिलेंगे कुछ फीचर, यानी एनीमिया होगी, इन्फेक्शन होगा और इसके अलावा ब्लीडिंग। जबकि इनफिल्ट्रेशन की वजह से कौन से फीचर होंगे, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, गम इनफिल्ट्रेशन और CNS की इन्वॉल्वमेंट जो है वो वैसे यहाँ पे रेयर है एज़ कम्पेयर टू ALL में हमें ज़्यादा मिल रही थी। उसके बाद AML की मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है कि AML में जो है हमें माइलॉइड ब्लास्ट मिलते हैं जो कि मोर देन 20% ऑफ द सेल्स इन द मैरो होंगे। माइलोब्लास्ट को जो है वो ज़्यादा वॉल्यूमिनस साइटोप्लाज्म होता है एज़ कम्पेयर टू अगर लिम्फोब्लास्ट हम देखें तो साइटोप्लाज्म में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। माइलोब्लास्ट में इसके अलावा ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। तीसरा ये चौथा है कि माइलोब्लास्ट माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, MPO, तो सूडान ब्लैक पॉजिटिव मिलते हैं हमें और उनमें और रॉड्स मिलेंगी। और रॉड्स क्या है, ये एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि फ्यूज़ हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं ये इन माइलोब्लास्ट की। असल में ये एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ही होते हैं, ये फ्यूजन हुई हुई थी इनकी, वो रॉड्स बना देते हैं। ये हमें AML में कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, याद रखनी है अच्छी तरह से। और ये मोस्ट कॉमन है M3 AML में, जो थर्ड टाइप है, आगे हम देखेंगे।